स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेज 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th बायोलॉजी के 4 सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये जो 4 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय जो प्रश्न है, ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न हर साल आते हैं। यानी कि बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं ये 4-6 बार पूछे जा चुके हैं। लगभग हर बार से बोर्ड एग्जाम में ये चारों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है। हर क्वेश्चन को अच्छे से लर्न भी करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 देने के लिए आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, और बचा भी है तो बहुत कम बचा है। ऐसे में अगर आप हिसाब लगाएं तो अब अगर आप एक सब्जेक्ट को अगर 5 दिन देना चाहते हैं, 5 दिन देना चाहते तो वो समय भी आपके पास नहीं बचा है। यानी कि इतना समय नहीं बचा है कि आप एक सब्जेक्ट को लगातार 5 दिन पढ़ सकें, क्योंकि 5 पंचे 25 और आपके पास इतना ही समय लगभग बचा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप अभी भी सो रहे हो तो जाग जाओ। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो अभी तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आपने तैयारी की है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम आज को ये जो 4 प्रश्न आपको बताएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न हैं। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2023 में लाइफ चेंजेस साबित होने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 में बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला और कोई न्यूमेरिकल तो होते नहीं है। इसमें आपको थ्योरी याद करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 70 में 70 आप नंबर ला सकते हो। अगर आपको 70 में 70 नहीं आते हैं तो आप 50 नंबर तो ला ही सकते हो 70 में, अगर आपने अब से भी तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दी। क्योंकि हम आपकी तैयारी वो क्वेश्चन से कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा नहीं हम आपको जो है वो पढ़ाएं, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको वो क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए। ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और लघुत्तरीय प्रश्न लगभग बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का ही आता है। ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि आपको 100% फंसेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी छूट ना पाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखिए, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, यहाँ पर हम आपको बता दें एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि एक जीन एक एंजाइम पर परिकल्पना किसने दी थी। तो मैं वो क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। आप समझिए, पहले हम जो थ्योरी लिखी वो आपको समझा देते हैं, फिर हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने क्या लिखा है कि एक जीन के एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टॉमटन ने दी थी। जो बिडल और टाटम एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। जो बिडल और टाटम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी। और दी कब थी? सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 1900 लिखा है, 1941 ईस्वी में और दी थी। और अगर बात करें कि किस पर दी थी, न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी है। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बिडल एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो बिडल और टॉमटन ने दी थी वो किस कवक पर दी थी। तो वहाँ पर आप न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक पर दी थी। और अपने प्रयोग में उन्होंने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये जो एक कोशिकी कवक न्यूरोस्पोरा में दी थी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे भले ना आए, लेकिन आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी कि टीचर्स के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पर अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे, इंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपको एक चीज मिलेगा। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पीजीटी और टीजीटी बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को अगर आपको आगे बढ़ना है तो तैयार करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं, आपके 12th लेवल के क्वेश्चन, उसमें से जो क्वेश्चन हायर लेवल के भी निकलते हैं वो भी क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। समझिए कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, जो एक जीन होता है किसी एक एंजाइम को ही बनाता है। ये बात तो, किसी एक जीन जो होता है किसी एक विशेष प्रोटीन का ही संश्लेषण करता है, एक विशेष एंजाइम बनता है, वो एक विशेष प्रोटीन का संश्लेषण कैसा है कि जैसे जीन से क्या बनते हैं, एक एंजाइम बनते हैं। जीन जो होता है वो एक एंजाइम बनाता है और एंजाइम जो होते हैं वो किसी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। समझिए, एक जीन यानी कि जो जीन होते हैं
उनका काम क्या होता है, एंजाइम बनाना, और एंजाइम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। समझिए, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्रीज रखी है, इंडस्ट्री लीजिए, यानी कि आप समझिए अगर कंपनी है आपके यहाँ पर कोई, तो उसमें हर वर्कर का काम अलग अलग होता है। फोरमैन जो होगा वहाँ का, उसका चेयरमैन होगा, सबका काम अपना अपना अलग अलग होगा। लेकिन अगर बात करें कि काम किसके लिए करते हैं, काम तो कंपनी के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हर वर्कर का अपना अपना काम है। तुम ये देखोगे, तुम वो देखोगे, तुम सील करोगे, वो पैक करेंगे, ये चीज़ जैसे कि काम होता है। ऐसे ही हमारे जीन का एक हमारे शरीर के अंदर काम होता है कि आप एंजाइम को बनाएंगे और एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें बता देना, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आप भी मोटिवेट रखें हम आप लोगों को। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, कि डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर 100% मिलेगा। तो आइए, दोहरा निषेचन होता क्या है। देखिए, दोहरे निषेचन के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए। जो दोहरे निषेचन जो होता है वो सिर्फ आवृतबीजी पादपों ही में भी पाया जाता है। जो हमारे आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें ही सिर्फ जो होता है दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अगर हम बात करें दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी, तो दोहरे निषेचन की खोज नवासिन ने सन 1898 ईस्वी में लिलियम तथा और फिटलेरिया में की थी। लिलियम और फिटलेरिया में की थी। आप समझिए क्वेश्चन, फिर मैं कहता हूँ टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन भी आता है कि जो दोहरे निषेचन की खोज नवासिन ने, आपके लेवल के लिए एक क्वेश्चन आता है कि दोहरे निषेचन की खोज किसने की और दोहरे निषेचन किसमें पाया जाता, तो वहाँ पर आपको मिलेगा आवृतबीजी। बस ये दो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। लेकिन हायर लेवल के लिए दो क्वेश्चन है कि दोहरे निषेचन की खोज किस पर की गई थी, तो लिलियम और फिटलेरिया में की गई थी। और एक इसकी एक जो खासियत होती है कि दोहरे निषेचन जो है आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। जो दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें प्रेजेंट यानी कि पाया जाता है। इन पौधों में दो नर युग्मक बनते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नर युग्मक क्या होता है, कि नर युग्मक जो होते हैं वो परागकण होता है। जो प्लांट की बात करें, अगर नर युग्मक जो होता है वो होता है परागकण, और परागकण जब समसूत्रीय विभाजन करता है तो उसमें दो नर युग्मक उसके अंदर बनते हैं, परागकण के अंदर बनते हैं, ठीक है। युग्मक बनते हैं जो भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोश का, जो भ्रूणकोश होता है उसमें एक्स सेल्स प्रेजेंट होती है और द्विध्रुवीय केंद्रक में समेकन करता है। इसका अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहिए तो आप जाके हमारे चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर अगर आप वहां पर 5 वीडियो की प्लेलिस्ट है, वो अगर आप पांचों वीडियो वो देख लेते हो तो उससे अलग बोर्ड एग्जाम में 100% मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसीलिए वो प्लेलिस्ट जाकर वहां पर देखिएगा, और एक कॉन्सेप्ट आपको वहां पर सबसे अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है। और देखिए, दोहरे निषेचन द्विध्रुवीय एक अंडकोशिका से समेकन करता है और द्विध्रुवीय केंद्रक से। लेकिन अगर बात करें तो करता तो समेकन है, लेकिन बनता क्या है भाई, बनता क्या है, समेकन तो कर लेता है। तो आइए हम उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर स्टूडेंट बात करें, उसमें जो पहला नरयुग्मक था, जो उसमें पहला नरयुग्मक था वो क्या करता है, अंडकोशिका से समेकन करता है। अंडकोशिका कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अंडकोशिका कोई भी होगी वो सभी हैप्लॉइड होती हैं। समेकन करता है जिससे क्या, युग्मनज, युग्मनज यानी कि जायगोट, जायगोट सदैव 2n होता है यानी कि डिप्लॉइड होता है, और इसी को हम सत्य निषेचन कहते हैं। देखिए, अगर कभी कभी क्वेश्चन एक आ जाता है, अति लघुत्तरी में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूं कि जो सत्य निषेचन किसे कहते हैं। सत्य निषेचन क्या होता है समझिएगा, जब पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से समेकन करता है तो क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन। तो इसमें एक नरयुग्मक ने, तो पहले वाले ने क्या किया, अंडकोशिका से समेकन कर लिया, तो हमारा युग्मनज बन गया। इसी को हमने सत्य निषेचन कहते हैं। और अगर बात करें तो इसी से ही भ्रूणकोश का लगभग निर्माण भी हो जाता है। अब अगर हम बात करें, दूसरा नरयुग्मक होता है, वो क्या करता है, द्विध्रुवीय केंद्रक यानी कि जो द्विध्रुवीय केंद्रक होता है भ्रूणकोश के अंदर, उससे समेकन करता है। और केंद्रक द्विध्रुवीय वो कैसा होता है, 2n होता है, तो समेकन करता है। और भ्रूणपोष, जो भ्रूणपोष होता है वो 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, और भ्रूणपोष बनाता है। इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। और एक क्वेश्चन एक ये भी आता है कि त्रिसमेकन किसे कहते हैं, त्रिसमेकन किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन में आप यहाँ पर लिखेंगे, जब दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है तो भ्रूणपोष बनता है। इस क्रिया को हम त्रिसमेकन कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पोलिनेशन यानी कि परागण, पोलिनेशन यानी कि परागण के बारे में। परागण का
ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो नहीं बल्कि लगभग बोर्ड एग्जाम में अगर आप सोचेंगे तो कम से कम 10-10 नंबर तक का आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। नहीं तो आपको 2 से 3, 4 से 5 नंबर तक का आपको मिल ही जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसमें मैं कोई भी बकवास आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें से मैं वो टॉपिक्स वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने वाला हूँ जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगर हम बात करें परागण की, पॉलिनेशन की बात करें तो परागण कितने प्रकार का होता है। देखिए परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण हमारा 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब हम समझ लेते हैं स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। देखिए परागण पहले हम समझ लेते हैं कि परागण की परिभाषा क्या है। हम आपकी सभी परिभाषाएं लिखा देंगे, बस आपको वीडियो में बने रहना है। देखिए हम परागण भी लिखाएंगे, स्वपरागण भी, यानी कि सारी परिभाषाएं, इसकी जो भी परिभाषाएं वो आपको लिखा देंगे। देखिए जब किसी पुष्प के परागकण जो होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। यानी कि अगर ये पुष्प है कोई, समझिएगा डायग्राम ऐसे समझ लीजिए, अगर ये पुष्प है यहाँ पर ये परागकण निकले और यहाँ पर ये वर्तिकाग्र मान लीजिए फूल लगाए, इसी पर गिर जाते हैं या इसी फूल के परागकण निकल के इसी फूल पर गिर जाते हैं, तो क्या होता है स्वपरागण, यानी कि स्वयं के द्वारा परागण हो गया। लेकिन अगर परपरागण की बात करें तो परपरागण क्या होता है, दूसरे परागण आके उस पर किसी वर्तिकाग्र पर दूसरे प्लांट के परागकण आके गिरते हैं, तो इसी क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। अगर हम बात करें परपरागण कई प्रकार का होता है, जैसे कि अगर हम बात करें वायु परागण तो वायु द्वारा भी परपरागण हो सकता है, जंतु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, और हाथ और कृत्रिम भी हम लोग अपने आप भी कराते हैं, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल भी होता है। अगर हम जंतु परागण की बात करें तो जंतु परागण जो होता है कीट द्वारा भी हो जाता है, पक्षियों द्वारा भी होता है, घोंघा द्वारा भी होता है, चमगादड़ द्वारा भी होता है, गिलहरी और हाथी द्वारा भी हो जाता है। अगर हम बात करें कीट परागण किस में होता है तो वो आपका सैल्विया, आपने प्लांट पढ़ा होगा, सैल्विया में भी कीट परागण होता है, और आप मटर में देखा होगा तो उसमें भी कीट परागण होता है। तो आदि जो प्लांट होते हैं इनमें कैसे होता है, कीट द्वारा परागण होता है। अगर हम बात करें पक्षी परागण किस में होता है तो बिग्नोनिया में होता है और सेमल में होता है। जो आपने एक प्लांट पढ़ा होगा बिग्नोनिया, बिग्नोनिया जो होता है उसमें भी एक पक्षियों द्वारा परागण होता है। अगर हम बात करें घोंघा द्वारा किसमें परागण होता है तो आपने एक सर्प पादप पढ़ा होगा, सर्प पादप पढ़ा होगा, या आपने एक पढ़ा होगा जमीकंद, और इसी को हम जिमीकंद भी कह देते हैं। और अगर हम बात करें चमगादड़ द्वारा परागण किसमें होता है तो वो आप इसमें सबसे फेमस है कदम्ब में, कदम्ब या कदम्ब, कभी कभी कदम्ब भी लिखा मिल जाता है। और अगर हम बात करें गिलहरी द्वारा किसमें हो जाता है तो आपने नहसुत का प्लांट देखा होगा, नहसुत का, तो उसमें होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन आता है कि रेफलेसिया में किसके द्वारा परागण होता है, रेफलेसिया। तो स्टूडेंट रेफलेसिया में किसके द्वारा परागण होता है, वो होता है हाथी द्वारा परागण। बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का यहां से होता है, आप याद रखना रेफलेसिया में परागण होता है हाथी द्वारा। अब आप लोग समझिएगा, देखिए हमने आपको ऊपर सभी किस चीज़ समझा दी। अब हम बात करेंगे परागण क्या होता है, तो आप हेडिंग डालेंगे परागण। परागण में आप लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना ही परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, परपरागण और स्वपरागण और परपरागण। अब हम बात करें स्वपरागण क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकोश उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकोश जो परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं या गिरते हैं, इस क्रिया को हम स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। हेडिंग डालेंगे परपरागण, जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकोश से निकलकर और दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। इसमें वायु द्वारा भी परागण होता है, लिखेंगे वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं, और मानव द्वारा कराए जाने वाले परागण को हम कृत्रिम परागण या आर्टिफिशियल पोलिनेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें कीट परागण, जो कीटों द्वारा परागण होता है उसमें कीट परागण, पक्षियों द्वारा होता है उसे पक्षी परागण, घोंघा द्वारा होता है उसे घोंघा
परागण, चमगादड़ द्वारा होता है उसे चमगादड़ परागण, और गिलहरी द्वारा गिलहरी परागण, और हाथी द्वारा जो होता है उसे हाथी परागण कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा टॉपिक है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो लगभग 4 से 5 पन्ने में फिनिश होता है, यानी कि कितना हार्ड टॉपिक है। और आप हमें बताइए इसमें आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई। हर चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है, बिल्कुल नहीं आई है, आप तुरंत कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। जो भी स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उनका मैं रिप्लाई देता हूँ और हर स्टूडेंट का कमेंट भी पढ़ता हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो स्टूडेंट अगर हमारा चौथा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्वेश्चन है पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है और पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण क्या होता है, हम लोगों में लिंग निर्धारण जो होता है वो एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा होता है, क्योंकि 2 गुणसूत्र एक्स और एक्स वाई के द्वारा ही हम लोगों में लिंग निर्धारण होता है। अगर बात करें मनुष्य में, क्योंकि एक्स फीमेल में होता है और एक्स वाई मेल में होता है। लेकिन अगर हम पक्षियों की बात करें तो उसमें होता है जेड और डब्लू गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। हम जो पक्षियों में होता है वो जेड डब्लू गुणसूत्र जो होते हैं उनके द्वारा लिंग निर्धारण होता है। अब अगर हम बात करें पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है जेड और जेड डब्लू प्रकार का, इसमें होता क्या है, अपने में जो नर था, ह्यूमन बींग्स में जो नर होता है उसमें एक्स वाई पाए जाते हैं, यानी कि जो देखिए ये सम तो है नहीं, विषम है, एक जैसे नहीं विषम है। लेकिन होता क्या, पक्षियों में इसका उल्टा होता है ना, कि पक्षियों में लिंग निर्धारण जेड और जेड डब्लू प्रकार का पाया जाता है, जिसमें नर यानी कि जेड समयुग्मजी का समझिए, सम मतलब समान, युग्मज देखिए ये जो जेड है या जेड डब्लू है क्या है, युग्मनज ही तो हैं, जायगोट ही हैं। तो समयुग्मजी मतलब समान होते हैं। परंतु तथा मादा में जेड डब्ल्यू यानी कि विषम, एक समान तो है नहीं मादा में, यानी कि विषम है, तो इसमें क्या होता है विषम युग्मजी पाए जाते हैं। अगर एक किसमें पाए जाते हैं, और तितलियों में भी पाए जाते हैं, सरीसृपों में भी पाए जाते हैं, और एक ने आपने पतंगों पढ़ा होगा, पतंगा या पतंगों में भी पाए जाते हैं, और इस प्रकार के और भी होते हैं, पक्षी होते हैं या कीट होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की तो आप इसको उदाहरण से भी समझ लीजिए। अगर जेड तो ये क्या है नर, और जेड डब्लू ये क्या है मादा। अगर इनके हम पहले तो युग्मनज बना लेंगे, जेड डब्लू। और देखिए अब अगर हमें समझिएगा, जैसे कि अगर कोई नर है और मादा है जो फर्टिलाइजेस्ट करते हैं यानी कि निषेचन जब करते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए अगर जेड का हम इसके साथ कराएंगे तो भी ये जेड बना, और जेड का जब हम इसके साथ कराएंगे तो हमारा जेड डब्लू बना, इस जेड का जब हम इसके साथ कराएंगे तब भी जेड बना, लेकिन जब इस जेड का हम इसके साथ कराएंगे तो हमारा जेड डब्लू बना। देखिए ये तो है मादा और ये क्या है नर, ये क्या है मादा, ये क्या है नर। तो समझिए अगर इसमें नर और मादा फर्टिलाइजेस्ट करते हैं तो हमारे पास 50-50 चांस होते हैं कि 50% हो सकता है नर हो, 50% हो सकता है कि नर हो, और 50% हो सकता है कि मादा हो, यानी कि 50-50 चांस होते हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें भी एक्स वाई का जब हम लिंग निर्धारण करते हैं तो उसमें भी 50-50 आता है, या पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो इसी में अगर आप यहाँ भी पुत्र पुत्री लगा देंगे, या पुत्र होगा 50% या 50% चांस है कि पुत्री होगी। तो इसीलिए ये जो 4 जो हमारे क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि हर इंसान की, हर स्टूडेंट की तैयारी आपके जरिए और हमारे जरिए से अच्छे से हो सके। तो आइए स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।